गाइस, वेलकम टू कोडमेड इजी। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्वोल्यूशन की। कॉन्वोल्यूशन से पहले हमने सब खत्म कर दिया था टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट सिस्टम्स क्या होते हैं। उसके बाद आपके कॉजल सिस्टम्स, नॉन कॉजल सिस्टम्स क्या होते हैं, ये सब हमने कवर कर लिया है। उसके बाद आपने स्टेबिलिटी भी चेक कर ली है, सिस्टम स्टेबल कब होता है, सिस्टम अनस्टेबल कब होता है, ये सब भी हमने वीडियोस में कवर कर लिया है लास्ट वीडियो में। और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है कॉन्वोल्यूशन के ऊपर। बेसिकली सिग्नल सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इंट्रोडक्शन के पार्ट के अंदर ये जो टॉपिक आता है, ये आपका लास्ट टॉपिक होता है कन्वोल्यूशन का। ठीक है, सो अब हम पूरा कन्वोल्यूशन देखेंगे, किस तरह से हमको करना है सब चीजें। तो अच्छे से समझिएगा ये टॉपिक, और इसके क्वेश्चंस काफी ज्यादा बनते भी हैं, मतलब आते हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम्स के अंदर। So basically, convolution is a mathematical operation used to express the relationship between input and output of an LTI system. सबसे पहले LTI सिस्टम की अगर बात करते हैं, ठीक है। LTI सिस्टम के LTI सिस्टम के अंदर, ठीक है, किसी भी LTI सिस्टम का इनपुट एंड आउटपुट के बीच का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्वोल्यूशन का। सो LTI सिस्टम्स आपके लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। ठीक है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का मतलब यही है कि जैसे देखो, हम कैसे प्रूव करते थे कि कोई चीज मतलब टाइम इनवेरिएंट या फिर टाइम वेरिएंट। हम ये दो चीज देखते थे कि कोई, मतलब हमने जो पिछले वाले वीडियोस में देखा था, क्वेश्चन हम जब लगा रहे थे कि गिवन जो सिस्टम है वो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है या फिर आपका टाइम वेरिएंट सिस्टम है, ये हम चेक कर रहे थे, राइट। सो बेसिकली हम वो कैसे चेक कर रहे थे, हम लोग क्या करते थे, हम लोग सबसे पहले मतलब क्या करते थे, ये हमारा डिले था। ठीक है, एक डिले लेते थे, फिर उस डिले को हम लोग एक सिग्नल लेते थे एक्स ऑफ टी। हम लोग क्या करते थे, सिग्नल को डिले करवा देते थे, जो कि आपको एक्स ऑफ टी माइनस किए देता था। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते थे, उसके बाद हम लोग उसको सिस्टम से पास करवाते थे, और फिर यहाँ पे एक रिजल्ट हमको ऑब्टेन मिलता था। और सेकेंड वाले कंडीशन में हम लोग क्या करते थे, टेस्ट में, सेकेंड टेस्ट कंडीशन में हम लोग बेसिकली करते थे क्या, कि हम से पहले सिग्नल को, हम पहले जो गिवन सिग्नल है उसको हम लोग सिस्टम से पास करवाएंगे। उसके बाद फिर हम उसको डिले करवाएंगे, और फिर हमको यहाँ पे कुछ y22 मिलता था। अगर ये दोनों बराबर हो जाते थे तो हम कह देते थे भैया सिस्टम जो है हमारा क्या है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। अगर ये दोनों रिजल्ट बराबर नहीं होते थे, तब हम क्या कहते थे भैया, कि ये टाइम वेरिएंट सिस्टम है। इफ बोथ आर नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल का कंडीशन है और ये इक्वल का कंडीशन है। सो बेसिकली ये हमने एलटीआई में देखा था कि किस तरह से, मतलब हम लोग ये चीजों को करते हैं। ठीक है, अब देखो, हमारा जो कॉन्वोल्यूशन है बेसिकली इसका काम क्या है, ये रिलेशनशिप बताता है, रिलेशनशिप एक्सप्रेस करता है इनपुट और आउटपुट। ठीक है ना, इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एन एलटीआई सिस्टम। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द एलटीआई ऑफ एन एलटीआई सिस्टम। इट रिलेट्स इनपुट आउटपुट एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, बेसिकली कॉन्वोल्यूशन का काम क्या क्या रिलेट करता है, ये इनपुट, आउटपुट और साथ में इम्पल्स रिस्पॉन्स। किसी भी एलटीआई सिस्टम का उसका इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है और इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है उसके, वो आपको रिलेट करके बताता है। तो फॉर एग्जांपल y ऑफ टी इज इक्वल टू x ऑफ टी स्टार h ऑफ टी। यहाँ पे जो बेसिकली स्टार जो दिख रहा है, यही आपका कॉन्वोल्यूशन का साइन होता है। ठीक है, स्टार जो है आपका कॉन्वोल्यूशन का साइन है। सो y ऑफ टी इज इक्वल टू x ऑफ टी स्टार ऑफ h ऑफ टी, जहाँ पे y ऑफ टी क्या है, आपका आउटपुट हो जाएगा किसी भी एलटीआई सिस्टम का, ये आपका आउटपुट हो गया, x ऑफ टी आपका इनपुट हो गया, और h ऑफ टी जो है आपका इम्पल्स हो गया। ठीक है, इम्पल्स रिस्पॉन्स h ऑफ टी हो गया, एक्स ऑफ टी आपका इनपुट हो गया किसी भी एलटीआई सिस्टम का, और वाई ऑफ टी जो है आउटपुट हो गया एलटीआई सिस्टम का। कॉन्वोल्यूशन इज ओनली एंड ओनली फॉर एलटीआई सिस्टम। ये तो अभी हमने देख ही लिया, क्योंकि ये कॉन्वोल्यूशन देता क्या, आपको रिलेशनशिप एक्सप्रेस करवाता है किसके बीच में, इनपुट आउटपुट ऑफ द एलटीआई सिस्टम। अब देखो, दो टाइप के कन्वोल्यूशंस देखने को मिल जाते हैं, एक आपका होता है कंटीन्यूअस और एक आपका डिस्क्रीट, क्योंकि आपके दो टाइप के सिग्नल भी होते हैं, तो उस हिसाब से आपके दो टाइप के कन्वोल्यूशन भी होंगे, कंटीन्यूअस कन्वोल्यूशन, डिस्क्रीट कन्वोल्यूशन। कंटीन्यूअस कन्वोल्यूशन बेसिकली क्या है, कंटीन्यूअस कन्वोल्यूशन ये है, हम एक एलटीआई सिस्टम लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इनपुट देते हैं एक्स ऑफ टी, और फिर ये जो सिस्टम है एलटीआई सिस्टम, ये इसको क्या कर देता है, ये इसको एक्सप्रेस करके एक आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है, जो कि आपका निकल के आता है वाई ऑफ टी दैट इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, जो आपने सिग्नल इनपुट दिया, मल्टीप्लाइड बाई सॉरी, जो सिस्टम का जो है, एलटीआई सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है दैट इज एच ऑफ टी। सो बेसिकली ये आपका क्या बन के आ गया, ये आपका आउटपुट निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो, हम लोग क्या करते हैं, या तो हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर दें जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, या फिर हम इसको इंटीग्रल फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं इस y ऑफ टी को। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, y ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट x ऑफ टाउ टाउ इनटू h ऑफ t माइनस टाउ dt। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी टाउ,
x ऑफ टाउ इंटू एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ, ठीक है। ये भी एक तरीका है आपको लिखने का। या फिर आप चाहो तो यहाँ पे टाउ इस x के अंदर डाल सकते हो और उसको इम्पल्स के अंदर टाउ को हटा सकते हो, दैट इज y ऑफ t। ये और एक और ऐसा तरीका है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट x ऑफ, ये आपका t माइनस टाउ यहाँ पे हो जाएगा इंटू एच ऑफ टाउ, आप यहाँ पे कर सकते हो इंटू डी टाउ, ठीक है। सो बेसिकली आपकी मर्जी है आपको किस तरह से एक्सप्रेस करना है। हम तो जो है ये वाला मेथड भी प्रिफरेबल है, ये वाला भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आता ही है। सो ये आपका कंटिन्यूअस कन्वोल्यूशन था। अब आता है डिस्क्रीट कन्वोल्यूशन। डिस्क्रीट कन्वोल्यूशन में आपके पास वही सिग्नल जो होता है डिस्क्रीट सिग्नल होता है, आप डिस्क्रीट सिग्नल इनपुट देते हो, फिर यहाँ पे एलटीआई सिस्टम जो है, यहाँ पे इम्पल्स एच ऑफ एन क्या आपका बेसिकली इम्पल्स रिस्पॉन्स है, ठीक है, किसका, एलटीआई सिस्टम का। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स एलटीआई सिस्टम के मतलब इम्पल्स रिस्पॉन्स होने के बाद जो आपको आउटपुट रिसीव होता है वो होता है आपका वाई ऑफ एन, दैट इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाई एच ऑफ एन, ठीक है। बेसिकली आपको ये मिलता है। इसमें भी आप वही सेम तरीका कर सकते हो अगर इसको लिमिट में लिखना चाहते हो, लेकिन इस बार लिमिट के अंदर आपको ध्यान रखना है कि डिस्क्रीट के अंदर आपका सिग्मा लगता है, डिस्क्रीट के अंदर आपका क्या लगता है, सिग्मा लगता है। सिग्मा दैट इज इक्वल टू सिग्मा, यहाँ पे आपका जो है माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक जा सकते हो, एक्स ऑफ के इंटू एच ऑफ एन माइनस के लिख लो, या फिर आप इसको लिख सकते हो सिग्मा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स ऑफ एन माइनस के, और आप एच ऑफ के लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। बेसिकली ये और ही है, ठीक है। सो बेसिकली ये आपका क्या था, ये आपका था कॉन्वोल्यूशन, डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन। उसके ऊपर हमने देखा कंटिन्यूअस कॉन्वोल्यूशन। अब हम जो बात करने वाले हैं, हम लोग कॉन्वोल्यूशन से एक्चुअल में निकाल क्या रहे हैं, हम जीरो स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग कॉन्वोल्यूशन से जीरो स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम निकाल सकते हैं। बेसिकली जीरो स्टेट रिस्पॉन्स क्या होता है, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि मतलब आपके जो जितने भी इनिशियल कंडीशन है ना, सभी को जीरो कर दिया जाता है। जो इनिशियल कंडीशन है उसको सभी को बाउंड सेट कर दिया जाता है, इनिशियल कंडीशन को जीरो सेट कर दिया जाता है, और फिर उसका जो इनपुट आउटपुट है वो लिया जाता है, और वो टोटल आपको एक जीरो स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम होता है, ठीक है। आप जितनी भी इनिशियल कंडीशन है सबको आप जीरो डाल देते हो। सो अब डी कॉन्वोल्यूशन बेसिकली क्या है, अभी तो हमने कॉन्वोल्यूशन पढ़ा। डी कॉन्वोल्यूशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है कॉन्वोल्यूशन का। भैया नाम से समझ में आ रहा है, एक है कॉन्वोल्यूशन तो दूसरा है डी कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन अगर आपका यूज होता है टू रिलेट दी, कॉन्वोल्यूशन आपका किसके लिए यूज हो रहा है, टू रिलेट दी इनपुट एंड आउटपुट बिहेवियर ऑफ एन एलटीआई सिस्टम। ऐसे डी कॉन्वोल्यूशन क्या होता है, ये रिवर्स प्रोसेस आपका जो यूज होता है इन सिग्नल एंड इमेज प्रोसेसिंग। भैया सिग्नल एंड इमेज प्रोसेसिंग आपका डिजिटल डीएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर आपको खूब इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। डिजिटल एंड सिग्नल प्रोसेसिंग 5th सेमेस्टर में आता है, अगर आप ईटीसी इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन के हो तो वहां पे इसके काफी ज्यादा यूज आएंगे। डीकन्वोल्यूशन बेसिकली आपका क्या है, रिवर्स मतलब रिवर्स प्रोसेस है किसका, जो कि कन्वोल्यूशन का, और ये यूज कहाँ होता है, वाइडली आपका सिग्नल एंड इमेज प्रोसेसिंग के अंदर। अब कुछ प्रॉपर्टीज है मतलब कॉन्वोल्यूशंस की, अब हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो प्रॉपर्टीज, कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है। सो कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी यही है कि भैया ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसका मतलब अगर x1 स्टार x2 है तो x2 स्टार x1 भी वैलिड है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर x1 स्टार x2t प्लस x3t है तो x1 प्लस x2, ठीक है, x1 मतलब अगर ये चीज ऐसी है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ऐसे भी लिख सकते हैं। आप मतलब क्या इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दैट इज x1 को x2 के साथ और x1 को x3 के साथ, x1 को x2 के साथ और x1 को x3 के साथ आप डिस्ट्रीब्यूट करके भी लिख सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एक्सेप्ट करता है, दैट इज x1t स्टार x2t इंटू स्टार x3t, x1t स्टार x2t, फिर आप अलग से x3 भी लिख सकते हैं। ये भी आपकी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, ठीक है। कौन, कन्वोल्यूशन। अब हम बात कर लेते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या है, देखो x1t स्टार ऑफ x2t या फिर कन्वोल्यूशन x2t, तो ये आपका y ऑफ t है। मान ऐसा देखो, नॉर्मल आपने ऐसा किया, आपने x1t लिया और उसका आपने कन्वोल्यूशन लिया x2t के साथ, तो आपको ये जनरली y ऑफ 2 ही मिल जाएगा, ठीक है। जनरली ये क्या मिल जाएगा, y ऑफ t। ऐसे ही अगर आप इसमें शिफ्ट करते हो, कुछ t माइनस टी नोट कर देते हो और दूसरे वाले में x2 ऑफ t रखते हो, तो आपको बेसिकली y ऑफ t माइनस टी नोट मिल जाएगा, t माइनस टी नोट मिल जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया, बेसिकली आपने शिफ्ट किया तो देखो आपका इस आउटपुट में भी चेंज आ गया। ऐसे अगर आप दोनों में भी शिफ्ट करते हैं, t माइनस टी नोट इंटू मतलब इंटू द सेंस स्टार x, और यहाँ पे इसको देखो, इसमें एक यहाँ पे शिफ्ट किया तो आपको क्या मिल गया, y ऑफ t माइनस टी नोट, ठीक है। अगर आप पूरे दोनों में शिफ्ट कर दो, x1 ऑफ t माइनस टी नोट मल्टीप्लाइड बाई x2 ऑफ t माइनस
इस बार t1 से शिफ्ट किया इसके अंदर, इसमें t0 से किया तो आपको y ऑफ t माइनस t0 माइनस t1 तीनों से ऐसा हो गया। क्या चीज समझ में आ रही है? क्या आप चीजों को समझ पा रहे हो? क्या आप इंटरलेट करते चल रहे हो? बहुत बढ़िया। ये आपकी कुछ शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी यूज होने वाली है जब आप क्वेश्चंस का अप्रोच करोगे। जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपकी ये प्रॉपर्टीज जो है काफी ज्यादा यूज हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो कॉन्वोल्यूशन विथ इम्पल्स। कॉन्वोल्यूशन विथ इम्पल्स की बात करते हैं अभी, क्योंकि हम लोग जानते हैं इम्पल्स वहां पे एच ऑफ एन दिया हुआ था। ठीक है, तो देखो x1t स्टार ऑफ डेल टी बेसिकली आपका क्या होता है? डेल टी आपका एक इम्पल्स फंक्शन है। ठीक है, अगर हम लोग x1t को कॉन्वोल्यूशन करवाएं इम्पल्स के साथ, तो आपको अगर आंसर क्या मिल रहा है, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर आप x1 ऑफ t को, ठीक है, कॉन्वोल्यूशन करवाते हैं इम्पल्स के साथ, तो आपको ये भी x1 ऑफ t ही देगा। लेकिन अगर आप x1 ऑफ t को फिर से इम्पल्स ऑफ t माइनस टी नॉट शिफ्ट करके कराते हैं, तो आपको ये भी शिफ्ट करा देगा x1 t माइनस टी नॉट। ठीक है ना, x ऑफ टी माइनस टी नॉट, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूँ, x ऑफ टी माइनस टी नॉट हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली देखो यहाँ पे भी x ऑफ t होगा, मैंने x1 लिख दिया है, इसको मेरा मिस्टेक कर देना। ठीक है, हाँ, x1 ऑफ t कॉन्वोल्यूशन डेल ऑफ टी इम्पल्स के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, तो आपको x ऑफ टी मिल जाता है। और जब आप x1t इसको शिफ्टिंग करके इम्पल्स के साथ शिफ्टिंग वाला कंडीशन करके लगाते हैं, तो आपको जितना आपने शिफ्ट किया उससे शिफ्ट किया वो मिल जाता है। ये तो इम्पल्स के साथ था। अगर बात करते हैं यूनिट स्टेप की, तो यूनिट स्टेप के अंदर क्या होता है? यूनिट स्टेप में देखो u ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन u ऑफ टी, बेसिकली ये आपको क्या दे देता है? अगर आप दो बार मतलब यूनिट फंक्शन का, यूनिट स्टेप फंक्शन का अगर आप कॉन्वोल्यूशन लेते हैं दोनों यूनिट स्टेप फंक्शन का, तो ये आपको एक रैंप बना के दे देता है r ऑफ टी। ठीक है, ऐसे u ऑफ t माइनस टी वन कॉन्वोल्यूशन करते हैं u ऑफ t माइनस टी टू के साथ, तो आपको बेसिकली ये दे देगा रैंप ऑफ t माइनस टी वन माइनस टी टू। ठीक है, ये आपको दे देगा। अगर दोनों में ऐसा चेंज है, आपको ये पता होना चाहिए, सब प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है कॉन्वोल्यूशन की। ठीक है ना, देखो जैसे जैसे आपको चीजें समझ में आ रही है, आप बस चीजों को देखते हुए समझते हुए चलो, क्योंकि आपको जो ये चीजें हैं ऐसे आपको विजुअलाइज नहीं हो सकती। ये चीजें आपको जब सवाल लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ, हम जो है इस तरीके को इस तरीके से मैं लिख सकते हैं। ऐसे आपको नहीं पता चला कि हो क्या रहा है, लेकिन हाँ, जब आप सवाल लगाएंगे ना, जब क्वेश्चन हम देखेंगे, तो उसमें 100% है कि हम जो प्रॉपर्टीज हैं वो खूब बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि देखो कितना आसान कर रही है, यू ऑफ टी माइनस टी वन इंटू यू ऑफ टी माइनस टी टू, डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ रैंप ऑफ टी माइनस टी वन माइनस टी टू। सो दैट इज इजी। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करता हूँ डिस्क्रीट के अंदर, तो यू ऑफ एन इंटू ये भी यू ऑफ एन, तो इसका भी मतलब जब कॉन्वोल्यूशन लेते हैं तो ये भी आपको क्या देता है? रैंप दे देता है, दैट इज आर ऑफ, अच्छा ये रैंप नहीं देता, ये आपको बेसिकली स्टेप फंक्शन ही देता है, लेकिन अलग से n प्लस वन इंटू यू ऑफ एन, एन प्लस वन। ठीक है ना, इसको ध्यान में आपको रखना है। देखो n प्लस वन इंटू यू ऑफ एन, ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो यूनिट स्टेप फंक्शन है, जब हम लोग कंटिन्यूस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको रैंप फंक्शन मिल जाता है, लेकिन जब हम इसके अंदर डिस्क्रीट के अंदर यही चीज़ देखते हैं, तो हमको n प्लस वन, इधर का जो n है इसमें एक ऐड कर दो और फिर u ऑफ n करना है। ठीक है, फिर u ऑफ n कर देना है। अब देखो स्केलिंग प्रॉपर्टी भी इसमें वैलिड है। अगर आपका स्केलिंग प्रॉपर्टी बेसिकली क्या कह रहा है? देखो अगर आपके पास x ऑफ टी है, ठीक है, इंटू एच ऑफ टी है, तो ये आपका y ऑफ टी हो गया। ठीक है, वहीं पे अगर आप इसको स्केल करते हो x ऑफ ए टी से इंटू एच ऑफ ए टी से, तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका? हम लोग जब भी स्केलिंग करते हैं, ठीक है ना, x ऑफ a इंटू टी इंटू एच ऑफ ए इंटू टी, जब भी स्केलिंग होती है हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो ले भैया डिवाइड कर दे, y ऑफ, यहाँ पे भी ए टी आ जाएगा और आपने डिवाइड कर दिया y ऑफ ए टी, और मोड ये रहा मॉड्यूलस ऑफ ए, डिवीजन में इस तरह से आ गया। ठीक है, नीचे मोड साइन लग जाता है, और ए टी यहाँ पे जितना ये है वहाँ पे एज इट इज रहेगा, टी तो टी रहेगा, ए टी है तो ए टी रहेगा। चीज़ों को समझते चलना, मिस्टेक मत कर देना। वन अपॉन मोड ऑफ ए इंटू वाई ऑफ ए टी, ये ए टी है यहाँ पे, सिर्फ टी नहीं है, याद रखना, यहाँ पे वाई ऑफ ए टी है। चीज़ों को देखते चलना, ठीक है ना। अब देखो इफ y ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी है, अब हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका y ऑफ टी का। तो y ऑफ टी का डिफरेंशिएशन डी वाई टी ऑफ बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू एक्स टी का डिफरेंशिएशन डी एक्स ऑफ टी बाई डी टी स्टार ऑफ एच ऑफ टी। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ द आउटपुट। तो हम इसको ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या फिर हम मतलब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? बेसिकली हम लोग जैसे इसको हमने क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया, और इसको हमने छोड़ दिया। ऐसे ही वाले अगले वाले केस में क्या है? हम एक ही का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बेसिकली इस वाले को इस वाले को छोड़ दिया, इस वाले को कर लो। तो ये आपका क्या है? ये आपका डिफरेंशिएशन ऑफ आउटपुट है। कॉन्वोल्यूशन के अंदर आपका ऐसा ही होता है। तो ये चीज़ें आपको पता रखनी है कि भैया कॉन्वोल्यूशन में ऐसा होता है तो होता है। अगर आप जैसे कोई भी y ऑफ टी माइनस टी नॉट को, आपको जैसे y ऑफ टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू एक्स ऑफ टो माइनस
कुछ मतलब ऐसा पकड़ो ना, टी माइनस, ये टी माइनस टो नॉट है और मल्टी कॉन्वोल्यूशन ऑफ एच ऑफ टो है, तो इसका रिजल्ट तो क्या ही आने वाला है, यही रिजल्ट आने वाला है इसका। तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो डी वाई बाई डी टी, ठीक है ना, डी वाई बाई डी टी, ठीक है। अब देखो जिसमें आपका ये वाई क्या है, डी वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट है इज इक्वल टू आपका, यहाँ पे अगर इसको चाहते हो तो इसको रखो, नहीं तो इसको नहीं करना चाहते तो इसको एज इट इज छोड़ दो, मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ एच ऑफ टाउ बाई डी टी। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई 1% दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये टी है, ठीक है ना। अब देखो कॉन्वोल्यूशन, अभी कुछ नोट पॉइंट हमको याद रखना है। दो कोजुअल सीक्वेंस है इस कोजुअल, ठीक है, दो कोजुअल सीक्वेंसेस का कॉन्वोल्यूशन, मान लो एक गिवन पहला कोजुअल है, ठीक है, और दूसरा भी यहाँ पे क्या कोजुअल है, दोनों का हम कॉन्वोल्यूशन लेंगे। कोजुअल कोजुअल का कॉन्वोल्यूशन हमेशा क्या मिलेगा, कोजुअल मिलेगा, ठीक है। दो एंटी कोजुअल सीक्वेंस का भी एंटी कोजुअल, मान लो एक एंटी कोजुअल ये रहा और दूसरा भी एक एंटी कोजुअल सिग्नल है, इसका जो आपको निकल के आएगा वो भी क्या हो जाएगा, एंटी कोजुअल निकल के आ जाएगा। अनइक्वल लेंथ रेक्टेंगल रिजल्ट्स अ ट्रेपीजियम, ठीक है, दो अनइक्वल लेंथ रेक्टेंगल है। अब हम लोग क्या ले रहे हैं, बेसिकली दो अनइक्वल लेंथ के रेक्टेंगल्स ले रहे हैं और उनका कन्वोल्यूशन करवाते हैं, तो वो हमें ट्रेपीजियम देगा, ठीक है, ट्रेपीजियम देगा। दो इक्वल लेंथ के अगर हम लोग रेक्टेंगल लेते हैं तो वो हमें ट्राइंगल देता है, ठीक है, ये बात समझने रखना। अगर टू इक्वल लेंथ है, ठीक है, टू इक्वल लेंथ के अगर हम लोग क्या लेते हैं, टू इक्वल लेंथ के अगर हम लोग रेक्टेंगल लेते हैं तो हमको एक ट्राइंगल मिलता है, तो हमको क्या मिलता है, एक ट्राइंगल मिलता है। वहीं पे टू अनइक्वल लेंथ के अगर हम लोग लेते हैं, टू अनइक्वल लेंथ के हम लोग रेक्टेंगल लेते हैं तो हमको ट्रेपीजियम देखने को मिलता है, हमको ट्रेपीजियम देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है। अ फंक्शन कन्वोल्यूटेड इटसेल्फ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक गिवन फंक्शन खुद से ही उसका कॉन्वोल्यूशन होता है, तो इसका मतलब वो आपको क्या देगा, इंटीग्रेशन देगा। जैसे हमने बताया यू ऑफ टी, तो हमने क्या किया, फिर से यू ऑफ टी के साथ ही कन्वोल्यूट करा दिया, एक गिवन फंक्शन को उसी से वापस से कन्वोल उसी के साथ कन्वोल्यूशन करवाते हैं, तो हमको जैसे मैंने यहाँ पे यू ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी, तो ये मेरे को क्या दे दिया, आर ऑफ टी दे दिया। तो देखो बेसिकली जब हम कन्वोल्यूशन करते हैं, अगर गिवन फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ, वो उसका वो क्या कर देता है, वो बेसिकली इंटीग्रेशन होता है उस फंक्शन का, ठीक है ना, मतलब यू ऑफ टी का इंटीग्रेशन। तो हम लोग देख लो यू ऑफ टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यू ऑफ टी डी टी, यू ऑफ टी को हम क्या लिख सकते हैं, वन डॉट डी टी, इसका क्या हो गया, टी हो गया, दैट इज ये आर ऑफ टी हो गया, ठीक है ना, इसका टी हो गया जो कि आर ऑफ टी हो गया, और आर ऑफ टी हम लिख रहे थे यहाँ पे, देखो आर ऑफ टी हम लिख रहे थे। सो ये बहुत ही, इस नोट के हिसाब से ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है, देख लीजिए। एंड हियर यू गॉट द रिजल्ट जस्ट बाय इंटीग्रेटिंग यू ऑफ टी। अब देखो लिमिट्स ऑफ कॉन्वोल्यूटेड सिग्नल, भैया क्या क्या लिमिट्स हैं कॉन्वोल्यूटेड सिग्नल की, कुछ लिमिट्स हैं। सो हम लोग बेसिकली वो लिमिट्स हम देखने जा रहे हैं। तो अगर आपके दो सिग्नल्स कॉन्वोल्यूटेड हैं तो जो रिजल्टिंग कॉन्वोल्यूटेड सिग्नल हैज फॉलोइंग रेंज। अभी आपने क्या बोला, इफ टू सिग्नल्स आर कॉन्वोल्यूटेड, आप कह रहे हैं कि दो सिग्नल्स हैं और दोनों कॉन्वोल्यूटेड हैं, तो जो रिजल्टिंग कॉन्वोल्यूटेड सिग्नल बनेगा, दोनों से जो रिजल्टिंग कॉन्वोल्यूटेड सिग्नल बनेगा उसकी जो रेंज होगी, दैट इज सम ऑफ द लोअर लिमिट, ठीक है, सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑलवेज लेस देन टी less than sum of the upper limit is that is 2. So here we have two rectangles, जैसे आप यहाँ पे एक बार देख लो क्या क्या है, इसको हम और अच्छे से देख लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या है, ठीक है, दो रेक्टेंगल्स हैं, एक x1 ऑफ टी है, दूसरा x ऑफ टी बाई टू है, ठीक है, हमारे पास दो रेक्टेंगल है जिसका लेंथ क्या है, अनइक्वल लेंथ है। देखो ये आपका लेंथ यहाँ से यहाँ तक का -1 0 2 3 है इसका लेंथ, और इसका लेंथ बेसिकली 2 और 2 4 है, ठीक है, दोनों का लेंथ अनइक्वल है। और अभी ये क्या कर रहे हैं, कॉन्वोल्यूट करवा रहे हैं। तो अगर हमको पता है कि दो अनइक्वल लेंथ के रेक्टेंगल्स को कॉन्वोल्यूशन करवाया जाता है तो वो क्या फॉर्म करता है, ट्रेपीजियम फॉर्म करता है, ठीक है। सो अब इस ट्रेपीजियम फॉर्म करने का जो रेंज आएगा वो कितना होगा, रेंज ऑफ इस ट्रेपीजियम का जो रेंज निकल के आएगा वो क्या होगा, सम ऑफ द लोअर लिमिट, सम ऑफ द लोअर लिमिट मतलब -1 और यहाँ से -2। सो इसका सम करेंगे, -1 प्लस ऑफ -2 विद साइन लेना है, -1 प्लस ऑफ -2 दैट इज -3 less than t less than sum of the upper limits, that is 2 and 2, these are the upper limits, these are the upper limits and these are the lower limits, these are the lower limits. So 2 plus 2 बेसिकली आपको क्या दे देगा, 4 दे देगा, तो that is the answer. So जो लिमिट आ जाएगी नए वाले की, that is 3 -3 लेस देन t लेस देन 4, ये वाली लिमिट हो जाएगी किसकी, ट्रेपीजियम की, ठीक है। हेंस द रिजल्ट इज ट्रेपीजियम विद पीरियड 7। पीरियड कैसे निकालेंगे भैया, दोनों को जोड़ देना, 3 और 4 को, आपको पीरियड कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, पीरियड कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। अब एरिया ऑफ कॉन्वोल्यूटेड सिग्नल, भैया एरिया कैसे निकालते हैं कॉन्वोल्यूटेड सिग्नल का। सो एरिया जो होता है हमारा गिवन होता है, ठीक है, एरिया ए वाई इज इक्वल टू सपोज ए एक्स इंटू, ठीक है, ए एच है, ऐसा है, ठीक है।
अब देखो जहाँ पे AX क्या है आपका एरिया अंडर द इनपुट सिग्नल, और AH क्या एरिया अंडर द इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, हम लोग ने पहले ही बोल रखा है कि ये जो डेल एच है, सॉरी ये ए एच है आपका, ठीक है ना, ए एच है। ए एच जो है ये आपका क्या है, ये एरिया अंडर द इम्पल्स रिस्पॉन्स, ये इम्पल्स रिस्पॉन्स के अंडर का एरिया है, ठीक है, इम्पल्स रिस्पॉन्स का। और ये बेसिकली आपका किसका एरिया है, एरिया अंडर द इनपुट सिग्नल, जो आपको इनपुट सिग्नल है उसके अंडर, उसके उसके उसका एरिया, उसके अंडर का एरिया, ठीक है ना, एरिया अंडर द इनपुट सिग्नल, जो सिग्नल है उस सिग्नल के नीचे का एरिया। जैसे सपोज मान लो ये आपका एक गिवन सिग्नल है, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो ये हो गया, और एक इम्पल्स रिस्पॉन्स है कुछ इधर वाले का, तो जो ये वाला एरिया है वो कुछ ये हो गया, ठीक है, ऐसा समझ लो। अब देखो ए वाई इज इक्वल टू एरिया अंडर द आउटपुट सिग्नल। सो बेसिकली जब हम इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन करते हैं तो जो सिग्नल बन के आता है उस पूरे का जो एरिया है वो हमसे पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको, मैंने ऑलरेडी बताया था जब हम कन्वोल्यूशन में है तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए वाई इज इक्वल टू, जैसे आपके पास ए एक्स इंटू, ठीक है, ए एच है, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, आप किसी एक को ऐसा लिख सकते हो इंटीग्रेशन फॉर्म में, अगर आप लिखना चाहो तो माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट ए ऑफ ए, ठीक है ना, मतलब आप इसके फॉर्म में लिखो, या ए ऑफ, जैसे आप टाउ इंटू एच ऑफ टी माइनस टाउ, ये हमने प्रॉपर्टी देखी थी, ए ऑफ टाउ इंटू एच ऑफ टी माइनस टाउ, ये हमने प्रॉपर्टी देखी थी, ठीक है। सो बेसिकली आप उसका यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे इन्होंने यही किया है, ठीक है। देखो ये हम लोग को प्रूफ करके दिखा रहे हैं, तो प्रूफ करने को वैसे वो है नहीं। देखो वाई ऑफ टी इज इक्वल टू, हम लोग ये लिख सकते हैं एक्स ऑफ टाउ इंटू एच ऑफ टी माइनस टाउ। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सो इंटीग्रेट करेंगे तो ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, एक इसको इंटीग्रेट करना है और एक इसको भी इंटीग्रेट करना है। सो दोनों को देखो अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया। वी नोट दैट एरिया ऑफ एनी सिग्नल इज द इंटीग्रेशन ऑफ दैट सिग्नल इटसेल्फ। तो जो एरिया होता है किसी भी सिग्नल का इज द इंटीग्रेशन ऑफ दैट सिग्नल। अगर वो जो गिवन सिग्नल है उसी को इंटीग्रेट कर दें तो उस हमारे को उसका जो एरिया है वही हमको किसी सिग्नल का एरिया दे देगा, ठीक है ना। बेसिकली ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स इंटू एच, ऐसे प्रूव हो जाता है। सो ये आपका प्रूफ था। इस प्रूफ में लाइक कुछ ज़्यादा था नहीं, आपको क्या कह दिया है कि आपको बोल दिया है कि पहले से ही कि जो एरिया है कन्वोल्यूटेड कन्वोल्यूटेड सिग्नल का, मतलब दो सिग्नल का कन्वोल्यूशन करने के बाद जो एरिया है वो आपका ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स इंटू ए एच है। ये आपको ऑलरेडी बोल दिया है, और यही हम प्रूव करके दिखा रहे थे। तो ये बेसिकली प्रूव करने का इसमें कुछ रह ही नहीं जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि जब आप कन्वोल्यूशन करते हैं, ठीक है, सो जो आपका y ऑफ टी होता है, ठीक है, y ऑफ टी बेसिकली आपका क्या होता है, दैट इज a ऑफ y ऑफ टी, जैसे आपका होता है x ऑफ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x ऑफ टाउ स्टार ऑफ h ऑफ टाउ होता है। और इसको आप इम्पल्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, मतलब इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट हो जाता है आपका ये, और आप x ऑफ टाउ इंटू एच ऑफ टी माइनस टाउ हो जाता है, ठीक है, टी माइनस टाउ इंटू डी टाउ लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप इसको और इस पूरे को इंटीग्रेट कर रहे हो, तो एक बार इसका इंटीग्रेशन अलग कर रहे हो, इसका इंटीग्रेशन अलग, डबल साइड इंटीग्रेशन हो चुका है। देखो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन जो है आप कर रहे हो, तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ बोथ द साइड्स, और फिर आप इसको मतलब हम लोग डबल इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ पे यही है कि देखो ये जो चीज़ लिखी है ये किसके इक्वल है, वाई ऑफ टी के इक्वल है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे भी इंटीग्रेशन और फिर से एक और इंटीग्रेशन, तो बेसिकली आपका एक इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, और उसके बाद ये जो बड़ा वाला इंटीग्रेशन है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो उससे आप जो है प्रूव कर सकते हो कि किसी भी एरिया, हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ द एनी सिग्नल, ठीक है, किसी भी सिग्नल का एरिया जो होता है वो इंटीग्रेशन होता है उसी सिग्नल के इटसेल्फ का, क्योंकि आप जानते हो ये अगर आपके पास कोई एक गिवन सिग्नल है तो इस सिग्नल का जो एरिया है, ठीक है ना, इस सिग्नल का एरिया जो है, इस सिग्नल का एरिया जो है ये क्या है, इस पूरे को आप इंटीग्रेट कर दो यहाँ से यहाँ तक, इसी सिग्नल को, बस वही उसका एरिया होता है। सो दैट इज ओनली द पॉइंट। तो ये जो था सॉल्यूशन प्रूव हो गया। कुछ खास नहीं था, कुछ समझने वाला ऐसा कुछ था नहीं बेसिकली। चलो फिर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। डीसी कंपोनेंट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, डीसी कंपोनेंट एसी सिग्नल के अंदर, डीसी कंपोनेंट ऑफ एनी सिग्नल इज गिवन बाय एरिया ऑफ द सिग्नल अपॉन पीरियड ऑफ द सिग्नल, ठीक है ना। डीसी कंपोनेंट जो होता है, डीसी कंपोनेंट आपका बेसिकली क्या है, डीसी कंपोनेंट किसी भी सिग्नल का दिया जाता है भाई, पहले तो एरिया निकालो उस सिग्नल का, डीसी के लिए एरिया निकालो, साथ में उसका पीरियड निकालो। अगर ये आप सब निकाल लियो तो आप जो है डीसी कंपोनेंट किसी की भी सिग्नल का आप बता सकते हैं। जैसे इस वाले सिग्नल का आपसे डीसी कंपोनेंट पूछ लेता है, ये कन्वोल्यूटेड रिजल्टिंग कन्वोल्यूटेड सिग्नल का, तो सबसे पहले आप एरिया निकालेंगे और पीरियड निकालेंगे। तो पीरियड तो आपको आता है, पीरियड कैसे निकालेंगे, देखो -1 -2 दैट इज -3, 2 + 2 दैट इज 4, -3, और यहाँ पे पीरियड तो 7 हो गया, ठीक है, पीरियड 7 हो गया। और अब मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ द सिग्नल। तो एरिया ऑफ द सिग्नल अभी आपने प्रूफ किया, दैट इज ए ऑफ एक्स इंटू ए ऑफ एच, ठीक है। इस वाले का एरिया बेसिकली क्या है आपका, इस वाले का एरिया है -1, इसका लेंथ कितना है, दैट इज -1 से 2 दैट इज 3, और यहाँ से ये कितनी है 1, तो बेसिकली इसका 3 इंटू
और लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज इक्वल टू 3 इस वाले का है, और इस वाले के लिए 4 और 1 4 इस वाले का है। तो ax इंटू ए वाई कर लेंगे, तो एरिया ऑफ द कॉन्वोल्यूटेड सिग्नल x1t इंटू एरिया ऑफ x2t, तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। सो बेसिकली 12 डिवाइड बाई 7 आप जो है निकाल सकते हैं, आंसर आपको मिल जाएगा। पीरियड 7 है, 12 डिवाइड बाई 7 आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब देखो डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन, डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन क्या है बेसिकली। अब देखो हमको सीखना है कि हम लोग किस तरह से डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन सिग्नल को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन। तो सबसे पहला मेथड होता है लीनियर कन्वोल्यूशन। अगर आपको लीनियर कन्वोल्यूशन आता है तो बहुत ही बढ़िया है, वरना नहीं आता तभी सीख ही जाओगे। बेसिकली जब आप डीएसपी पढ़ोगे तो आप सर्कुलर कन्वोल्यूशन भी देखोगे, और भी लाइक सर्कुलर कन्वोल्यूशन और भी अच्छे अच्छे, मतलब वहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। इसी तरह के कन्वोल्यूशन की बहुत सारी और प्रॉपर्टीज आप देखोगे, और वहाँ पे काफ़ी एडवांस में रहेगा कन्वोल्यूशन, क्योंकि वो वहाँ पे मेजर वो एरिया है जहाँ पे कन्वोल्यूशन का यूज होता है बेसिकली सिग्नल एंड इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है। सो अब देखो हम लोग लीनियर कन्वोल्यूशन का यूज करते हैं टू कैलकुलेट, हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रीट डिस्क्रीट लीनियर कन्वोल्यूशन, ठीक है। टू कैलकुलेट डिस्क्रीट लीनियर कन्वोल्यूशन हम क्या करते हैं बेसिकली, हमारे पास दो कन्वोल्यूशन सीक्वेंस है, दैट इज एक है एक्स ऑफ एन जो कि आपको दे दिया है मैंने ए बी सी, और दूसरा है क्या आपके पास, दूसरा है एच ऑफ एन जो कि मैंने आपको दे दिया है ई एफ जी, ठीक है। ये आपके पास क्या कन्वोल्यूशन सीक्वेंस है। आपको लीनियर कन्वोल्यूशन यूज करना है तो कुछ नहीं, एक वाले को ऐसे लिख दो और दूसरे वाले को ऐसे लिख दो, और इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही सबको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये क्या था ई एफ, तो एफ ए हो गया, ये आपका एफ बी हो गया, ये आपका एफ सी हो गया, ये आपका जी हो गया, जी बी हो गया, जी सी हो गया, और इसको इनको इसको इसको और इसको आपस में ऐड कर दो, ठीक है। तो ऐड करने के बाद आपका जो नया रिजल्टेंट बन के आ जाएगा दैट इज यहाँ पे ई हो जाएगा, यहाँ पे दैट इज ई बी प्लस एफ ए हो जाएगा, यहाँ पे दैट इज ई सी प्लस एफ बी प्लस जी ए हो जाएगा, और इसी तरह से जी बी प्लस एफ सी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जीसी हो जाएगा। सो बेसिकली ये आपका लीनियर कन्वोल्यूशन है, बहुत ही आसान है, कुछ है ही नहीं। अगर आपके पास दो सीक्वेंस है एम एन नंबर्स ऑफ सैंपल सेपरेटली, तो जो रिजल्टिंग कन्वोल्यूटेड सीक्वेंस विल हैव एम प्लस एन माइनस वन सैंपल, ठीक है ना। तो अगर आपके पास दो सीक्वेंस है एम और एन, ठीक है, जिनके पास इफ देयर आर टू सीक्वेंस हैव एम एन नंबर ऑफ सैंपल्स, इसमें एम सैंपल्स है, दूसरे वाले में एन सैंपल्स है मान लो, तो इनका जो रिजल्टिंग ये बन के आया है इसके अंदर कितने सैंपल्स होंगे, एम प्लस एन माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल इसमें 3 है, इसमें 3 है, 6, तो 6 माइनस वन दैट इज 5, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 बन गए ना, दैट इज 5 सैंपल्स। तो इस वाले में और अच्छे से देख लो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, टोटल 5 बनने चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 बन रहे हैं, ठीक है। चलो भैया 5 बन रहे हैं। अब देखो ये 1 2 3 1 2 3 लिख दिया, माइनस वन 2 लिख दिया, माइनस वन इंटू वन माइनस वन, माइनस टू माइनस थ्री, 2 इंटू वन 2, 2 इंटू टू 4, 2 इंटू थ्री 6, 2 इंटू वन 2, 2 इंटू टू 4, 2 इंटू थ्री 6। क्या करना है, माइनस वन, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, बस बहुत ही आसान, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो अब देखो हियर एक्स ऑफ एन कंटेन 3 सैंपल, एच ऑफ एन आल्सो हैविंग 3 सैंपल, सो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है 5 सैंपल कंटेन कर लेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पीरियोडिक टू कैलकुलेट पीरियोडिक और सर्कुलर कन्वोल्यूशन। अगर आपको पीरियोडिक कन्वोल्यूशन कैलकुलेट करना है या फिर सर्कुलर कन्वोल्यूशन कैलकुलेट करना है, अभी तक हमने ये सीखा, ये क्या था, ये आपका था लीनियर कन्वोल्यूशन। ये वाला जो मेथड था बेसिकली किसके लिए था, लीनियर कन्वोल्यूशन के ऊपर था। अगर आप चाहते हो कि आपको क्या समझ में आ जाए, सर्कुलर कन्वोल्यूशन देखने सीखने को मिले, या फिर आप चाहते हो पीरियोडिक कन्वोल्यूशन, तो अभी जो आगे मैं बताने वाला हूँ वो जो है इसके ऊपर रहेगा, सर्कुलर और पीरियोडिक। सर्कुलर का इन डेप्थ आगे है, लेकिन हाँ एक मैं ब्रीफ आइडिया जो है वो आपको दिखा देता हूँ। देखो पीरियोडिक कन्वोल्यूशन इज वैलिड फॉर डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। जो पीरियोडिक कन्वोल्यूशन है ये सिर्फ और सिर्फ फोरियर किसके लिए वैलिड है, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए वैलिड है। अगर आपको कैलकुलेट करना है पीरियोडिक कन्वोल्यूशन, ऑल द सैंपल मस्ट बी रियल। सबसे पहले दो कंडीशंस, तीन कंडीशंस जो हैं किसके लिए भैया, पीरियोडिक कन्वोल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए। पीरियोडिक कन्वोल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली कंडीशन यही है कि भैया अगर आपको पीरियोडिक कन्वोल्यूशन कैलकुलेट करना है तो क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो पीरियोडिक कन्वोल्यूशन है ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म वालों के लिए, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए ये वैलिड है। दूसरी प्रॉपर्टी ये जो होता है, ये आपका पीरियोडिक कन्वोल्यूशन जो है सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर जितने भी सैंपल्स आप रखने वाले हो वो सभी के सभी रियल्स होने चाहिए, सैंपल्स मस्ट बी रियल। किसके लिए भैया, पीरियोडिक कन्वोल्यूशन के लिए। अगर आपको कैलकुलेट करना है पीरियोडिक कन्वोल्यूशन तो जितने भी सैंपल्स हैं मस्ट बी क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। पीरियोडिक और सर्कुलर कन्वोल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड एज फास्ट कन्वोल्यूशन। आप इसको फास्ट कन्वोल्यूशन का भी नाम दे सकते हो, पीरियोडिक और सर्कुलर कन्वोल्यूशन को आप फास्ट कन्वोल्यूशन का भी नाम दे सकते हो। अगर आपके पास दो सीक्वेंस है जिसका लेंथ m है और n है, आर कन्वोल्यूटेड यूजिंग सर्कुलर कन्वोल्यूशन। अगर आपके पास दो मतलब क्या है, दो आपके पास सीक्वेंस है जिनका लेंथ m और n है और उनको आप सर्कुलर कन्वोल्यूशन से मदद से करते हो,
तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होता है उसके पास मैक्स ऑफ m कोमा n सैंपल्स हो जाते हैं, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा, मान लो ए के अंदर 6 है, बी के अंदर 5 है, तो अगर आप सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन से कर रहे हो, अगर आप सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन से करते हो तो कितने सैंपल्स देखने को मिलेंगे, 6 सैंपल्स, जिसका मैक्स होगा वो ले लिया जाएगा, ठीक है। जैसे कॉन्वोल्यूट टू सीक्वेंस एक्स ऑफ एन इज दिस एंड एच ऑफ एन इज दिस यूजिंग सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन को आपको एक एग्जांपल करके दिखा रहे हैं कि किस तरह से सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का हम लोग यूज करके मतलब किस तरह से हम सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको मैंने ये बता दिया है कि सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन के अंदर अगर आपके पास दो सीक्वेंस हैं, एक m है और एक n है, और आपसे बोल दिया गया है कि आप भैया टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स बताइए जो रिजल्टिंग कॉन्वोल्यूशन बन के आएगा, तो उसके अंदर आपका हाईएस्ट ऑफ द m कोमा n सैंपल्स जिसमें ज़्यादा होंगे उसको प्रीफर किया जाता है। सेम इसमें भी कुछ नहीं होता, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में 1 2 3 ले लिया, लो भैया 1 2 3 ले लिया, यहाँ पे भी -1 2 2 ले लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से नॉर्मल कॉन्वोल्यूट करते हैं उस तरह से ही हम लिखेंगे, ये -1 2 -2, इसी तरह से देखो हमने सब कुछ लिख लिया है। सो ये जो रिजल्ट बन के आया है कंटेन्स 3 सैंपल एंड एच ऑफ एन आल्सो 3 सैंपल, सो टोटल रिजल्टिंग सीक्वेंस ऑब्टेन्ड बाय सर्कुलर मस्ट हैव मैक्स ऑफ 3,3 दैट इज आल्सो 3 सैंपल्स। तो देखो इसके पास सिर्फ 3 सैंपल्स ही होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे फिलहाल नॉर्मल के पास कितने हुए, 5 आ गए। तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ टू गेट पीरियोडिक कन्वोल्यूशन रिजल्ट फर्स्ट 3 सैंपल एज द पीरियड इज 3, क्योंकि देखो पीरियड क्या है 3 है, तो जो क्योंकि यहाँ पे देखो 3 सैंपल्स सर्कुलर कन्वोल्यूशन में हमको बेसिकली जो रिजल्टिंग सीक्वेंस ऑब्टेंड हुआ है सर्कुलर कन्वोल्यूशन से उसमें भी आपके 3 ही सैंपल्स होने चाहिए थे। अब यहाँ पे देखो हमको यहाँ पे नाउ टू गेट पीरियोडिक कन्वोल्यूशन रिजल्ट, अब यहाँ पे हम रिजल्ट्स देखना चाह रहे हैं। फर्स्ट 3 सैंपल्स एज द पीरियड इज 3 ऑफ नॉर्मल कन्वोल्यूशन इज सेम, पहले 3 सैंपल्स आपके सेम होंगे दैट इज -1 0 3, ठीक है, वो आपके सेम रहेंगे। सेम नेक्स्ट टू सैंपल्स आर एडेड टू फर्स्ट सैंपल एज शोन, आपको फिर बाकी के जो रिमेनिंग सैंपल्स हैं उसको ऐड करना पड़ता है। तो 3 एज इट इज 6 एज इट 10 और इसको ऐड करेंगे तो 963 आ गया। सो आपका रिजल्ट क्या आ गया सर्कुलर कन्वोल्यूशन में, दैट इज 963 आ गया, 963 आ गया, ये आपका सर्कुलर कन्वोल्यूशन का रिजल्ट आ गया। जबकि नॉर्मल कन्वोल्यूशन ये होता तो उसका रिजल्ट तो आपको बेसिकली यही होता, नॉर्मल कन्वोल्यूशन के लिए यही होता, और सर्कुलर कन्वोल्यूशन के लिए आपके जितने सैंपल्स मैक्सिमम सैंपल्स हैं उतने आप जो है पहले एक बार लिखेंगे, और रिमेनिंग वाले जो सैंपल्स हैं उनको आप स्टार्टिंग यहाँ से लेके ऐड करते चलेंगे। इस तरीके से जो रिजल्ट ऑब्टेंड होता है वो आपका सर्कुलर कन्वोल्यूशन होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने कन्वोल्यूशन की बात खत्म की है। अब हम जो बात करेंगे कोरिलेशन के ऊपर चर्चा करेंगे, जितना भी आगे चर्चा होने वाला है 10 से 15 मिनट का 20 मिनट का, वो पूरा का पूरा कोरिलेशन के ऊपर हम देखने वाले हैं। बेसिकली कन्वोल्यूशन क्या था, कन्वोल्यूशन वाज द एबिलिटी, या फिर कन्वोल्यूशन बेसिकली क्या करता था, इट वाज गिविंग द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द लीनियर एलटीआई सिस्टम, वो कन्वोल्यूशन का काम था। कन्वोल्यूशन ये सब कर रहा था, क्या कर रहा था, कन्वोल्यूशन बेसिकली आपको एक रिलेशनशिप प्रोवाइड कर रहा था इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल का, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल का ऑफ द एलटीआई सिस्टम। जबकि कोरिलेशन आपका क्या करता है, कोरिलेशन जो है इट्स अ मेजर ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन टू सिग्नल्स। अगर आपके पास दो सिग्नल गिवन है, उन दो सिग्नल्स के अंदर क्या सिमिलरिटी है, वो काम किसका है, वो काम आपका कोरिलेशन का है। सो बेसिकली कोरिलेशन आपको क्या बताता है, कोरिलेशन आपको सिमिलरिटी बताता है किसके किसके पास, दो सिग्नल्स के पास, कि आपके पास दो गिवन सिग्नल्स है, ये दोनों सिग्नल्स क्या आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं, इनके अंदर क्या सिमिलरिटीज हैं, वो सभी की सभी चीजें आपको कौन देता है, वो सभी की चीजें आपको कोरिलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो जनरल फॉर्मूला है कोरिलेशन का, आपको ये याद रखना है, ये इसका कोरिलेशन का फॉर्मूला है। और जो जनरल फॉर्मूला कॉन्वोल्यूशन का था वो ये था, y ऑफ t इज इक्वल टू आपका x ऑफ t कॉन्वोल्यूशन h ऑफ t था, ये उसका फॉर्मूला t था, ठीक है ना, ये उसका फॉर्मूला था। और यहाँ पे ये जो है ये कॉन्वोल्यूशन का है। और आपको जो कोरिलेशन का फॉर्मूला है वो ये रहा, दैट इज माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट x1 ऑफ t इंटू x2 ऑफ t माइनस टाउ dt। बेसिकली वही हमने क्या किया, इसको मतलब इम्पल्स के फॉर्म में, मतलब इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख दिया, दैट इज माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट x1 ऑफ t इंटू x2 ऑफ t माइनस टाउ dt। ये आपका क्या हो गया, ये आपका कोरिलेशन का फॉर्मूला है। कोरिलेशन भी आपके दो टाइप के निकल के आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो कोरिलेशन निकल के आता है, चीज़ों को समझते चलना क्योंकि काफ़ी आसान चीज़ें हैं, और एक बार मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो सबसे बेसिकली क्या है, दो टाइप के कोरिलेशन हैं। कौन कौन से हैं भैया, एक तो ऑटो कोरिलेशन है, एक क्रॉस कोरिलेशन। क्या चीज़ें समझ में आ रही है, एक ऑटो है एक क्रॉस है। आप एक कॉन्वोल्यूशन कितने टाइप के थे, कॉन्वोल्यूशन दो टाइप के थे, कौन कौन से थे, एक आपका कंटिन्यूस था, एक आपका डिस्क्रीट था। कोरिलेशन कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं, कौन कौन से, ऑटो कोरिलेशन क्रॉस कोरिलेशन। चीज़ों को समझना, ऑटो कोरिलेशन क्या होता है, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन बेसिकली इस तरह से डिफाइंड है एज कोरिलेशन ऑफ अ सिग्नल विद इटसेल्फ। ऑटो कोरिलेशन मतलब क्या है कि हम लोग कोरिलेशन कर रहे हैं खुद से ही, ठीक है, जो गिवन सिग्नल है वो खुद से ही अपने आप से इटसेल्फ के साथ कोरिलेशन करता है, उसे ही हम लोग कहते हैं ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन इज अ measure of similarity between a signal and its time delay version।
सो बेसिकली ऑटो कोरिलेशन किस तरह की सिमिलरिटी वो क्या करता है, ऑटो ऑटो कोरिलेशन अपने आप में ठीक है, ये जो फंक्शन है ये मेजर करता है सिमिलरिटी उस खुद के सिग्नल के अंदर ही, ठीक है, खुद का जो सिग्नल है उसी में ही, मतलब ये क्या करता है सिमिलरिटीज फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, और टाइम डिले वर्जन भी, ठीक है। इसको हम लोग ऑटो कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं आर ऑफ टाउ के साथ, आर ऑफ टाउ ये याद रखना, आर ऑफ टाउ के साथ ऑटो कोरिलेशन, ठीक है, ऑटो कोरिलेशन आर ऑफ टाउ के साथ होता है। और जनरली द कंसीडर अ सिग्नल एक्स ऑफ टी, हम लोग एक सिग्नल ले लेते हैं एक्स ऑफ टी को, द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ टी विथ इट्स टाइम डिलेड वर्जन, ठीक है ना। तो जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है किसके साथ, टाइम डिलेड के साथ, टाइम डिलेड मतलब आपका माइनस साइन में चलेगा, और एडवांस का मतलब आपका पॉजिटिव के साथ चलेगा, ठीक है। तो टाइम डिलेड वर्जन इज गिवन बाई, देखो ऑटो आर वन वन मतलब ये क्या है, खुद से ही कर रहा है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू आर ऑफ टाउ दैट इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी इंटू एक्स ऑफ टी माइनस टाउ डी टी, ये आपका पॉजिटिव शिफ्ट हुआ। और अगर आपको नेगेटिव शिफ्ट चाहिए तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी इंटू एक्स ऑफ टी प्लस टाउ डी टी, ये आपका नेगेटिव शिफ्ट हो गया बेसिकली, क्योंकि आपको पता ही है जब प्लस आता है तो पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, जब माइनस आता है तो आपका आगे की तरफ शिफ्ट होता है। सो आपको यही तो यहाँ पे बोला है, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ टी विथ इट्स टाइम डिलेड वर्जन, हम लोग टाइम डिले वर्जन, क्योंकि हम लोग क्या कंपेयर करते हैं, बेसिकली सिमिलरिटी निकालते हैं सिग्नल का और साथ में टाइम डिलेड वर्जन भी उसका चेक करते हैं। ऑटो कोरिलेशन के अंदर ये मेजर करता है सिमिलरिटी बिटवीन अ सिग्नल और ऑल्सो दी टाइम डिले वर्जन। सो आपका जो अगर एक गिवन सिग्नल है आप उसको खुद से उसके साथ आप कोरिलेशन करवा रहे हो उसको खुद के साथ ही, तो वो ऑटो कोरिलेशन है, और वो क्या चेक करता है सिमिलरिटी खुद के सिग्नल की और साथ में उसका क्या टाइम डिलेड वर्जन है। सो बेसिकली अगर आपका टी माइनस टाउ डी टी निकल के आता है तो दैट इज तो आपका पॉजिटिव शिफ्ट होगा, और टी प्लस टाउ आ जाता है तो आपका नेगेटिव शिफ्ट होगा, ठीक है। जहाँ पे टाउ क्या है आपका सर्चिंग और स्कैनिंग और डिले पैरामीटर, टाउ जो होता है ये आपका यहाँ पे ये जो जैसे मैंने यहाँ पे एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ टी प्लस टाउ, ये जो टाउ है बेसिकली इस टाउ को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये टाउ जो है ये आपका क्या है सर्चिंग और स्कैनिंग, सर्चिंग और स्कैनिंग और डिले पैरामीटर है, सर्चिंग और स्कैनिंग और डिले पैरामीटर, ठीक है। इसको इसका नाम दे रखा है सर्चिंग स्कैनिंग और डिले पैरामीटर, सर्चिंग स्कैनिंग और डिले पैरामीटर इसका नाम है, ठीक है। तो देख लो आप यहाँ पे इफ द सिग्नल इज कॉम्प्लेक्स, अगर आपको कॉम्प्लेक्स सिग्नल दे दिया है देन ऑटो कोरिलेशन फंक्शन इज गिवन बाई सेम है, अगर आपका सिग्नल कॉम्प्लेक्स है इस बार तो भी आपका जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है बिल्कुल उसी की तरह दिया है। देखो यहाँ पे एक्स टी कॉम्प्लेक्स के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी एक्स और ऑटो कोरिलेशन ये कॉन्वोल्यूशन लेना पड़ेगा आपको टी माइनस टाउ डी टी, और माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी प्लस टाउ और यहाँ पे x इंटू टी डी टी, ठीक है। ये पॉजिटिव शिफ्ट के लिए ये नेगेटिव शिफ्ट के लिए, बेसिकली अगर अभी आपका सिग्नल कॉम्प्लेक्स सिग्नल में नहीं आता है, अभी बेसिकली आपका जो भी होता है गिवन नॉर्मल सिग्नल एक्स ऑफ टी में ही रहता है, कॉम्प्लेक्स सिग्नल नहीं होता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिग्नल अभी तक हमने पढ़े नहीं है, ठीक है। जी हाँ, एक्सपोनेंशियल के अंदर हमने खाली देखा था, लेकिन ऐसे जनरली हमने कॉम्प्लेक्स सिग्नल को नहीं देखा फिलहाल के लिए, ठीक है। अभी हमने इतना ही देखा है। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की ऑफ एनर्जी सिग्नल, ठीक है। एनर्जी सिग्नल के लिए ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ऑटो कोरिलेशन एग्जिबिट्स कॉन्जुगेट सिमेट्री, ठीक है। ऑटो कोरिलेशन जो होता है एग्जिबिट्स कॉन्जुगेट सिमेट्री दैट इज आर ऑफ टाउ इज इक्वल टू आर स्टार माइनस टी, ये इसका जो है प्रॉपर्टी है कि ऑटो कोरिलेशन एग्जिबिट्स कॉन्जुगेट सिमेट्री, ठीक है। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ एनर्जी सिग्नल एट ओरिजिन दैट इज एट टाउ इक्वल 0 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ दैट सिग्नल व्हिच इज गिवन एज, आपको भी पता है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ एनर्जी सिग्नल एट ओरिजिन। अगर मैं बात करता हूँ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की ऑफ एनर्जी सिग्नल ओरिजिन की बात करता हूँ तो देखो आर ऑफ टाउ, टाउ यहाँ पे जीरो ले लिया गया है, तो ये इक्वल होता है आपका टोटल एनर्जी ऑफ दैट सिग्नल, पूरा उस एनर्जी का जो सिग्नल एनर्जी है उस पूरे सिग्नल की उसके इक्वल हो जाता है, ठीक है। ऑटो कोरिलेशन एट टाउ इज इक्वल टू जीरो ओरिजिन पे वो किसके इक्वल हो जाता है, टोटल एनर्जी ऑफ दैट सिग्नल, टोटल एनर्जी ऑफ दैट सिग्नल, ठीक है। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, अच्छा ये चीज़ यहाँ पे एक बार के लिए रुक जाते हैं, इसको पता नहीं है। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन इज मैक्सिमम एट टाउ इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपको टोटल एनर्जी के इक्वल हो जाती है। सो बेसिकली आपका मैक्सिमम कहाँ पे हो जाता है, ओरिजिन पे हो जाता है, दैट इज आपका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है टाउ इज इक्वल टू जीरो पे होती है, क्योंकि आपको पता है टाउ इज इक्वल टू जीरो पे टोटल एनर्जी ऑफ दैट सिग्नल होता है जो कि गिवन होता है इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट मॉडुलस ऑफ एक्स ऑफ टी का स्क्वायर डी टी, ठीक है। क्या बात समझ पा रहे हो। अब ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एंड एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटीज आर फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर्स, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन और एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटीज ये सभी के सभी फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर्स हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ आर ऑफ टाउ इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा, साइन ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आर ऑफ टाउ ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा डी टी। ये आपसे लाइक एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कम चांसेस हैं, चांसेस लेस हैं
ठीक है, लेकिन फिर भी आप लाइक एक बार देख लो इसको ऊपर से क्या चीज़ है ये, और तो कुछ रिलेशन ऐसा कुछ है नहीं। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ पावर सिग्नल की बात करते हैं तो द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ पीरियोडिक पावर सिग्नल विद पीरियड टी इज गिवन बाई, यही सेम फॉर्मूला पावर का हर जगह ही लगता है। उधर वहाँ पे एक्स ऑफ टी का एक्स ऑफ टी होल स्क्वायर लग जाता था, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वही सेम 1/t माइनस टी बाई से टू से टी बाई टू एक्स ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन ऑफ टी माइनस टी डी टी, ठीक है ना। लिमिट ऑफ टी अप्रोचिंग इनफाइनाइट पे ये आपका 1/t माइनस टी बाई टू से टी बाई टू एक्स ऑफ टी इंटू मतलब स्टार टी माइनस टाउ बाई डी टी। ये जो है ये आपका क्या हो जाता है, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है पावर के लिए ऑफ पीरियोडिक पावर सिग्नल का, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से आप वैल्यू करके आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बेसिकली। ऑटो कोरिलेशन ऑफ अ पावर सिग्नल एग्जिबिट्स कॉन्जुगेट सिमेट्री, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं ऑटो कोरिलेशन की पावर के साथ। और ऊपर वाली जो थी ये वाली, ये एनर्जी सिग्नल के साथ थी। अब जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं ये पावर के साथ हैं, ठीक है, पावर के साथ हैं। ऑटो कोरिलेशन ऑफ द पावर सिग्नल एग्जिबिट कॉन्जुगेट सिमेट्री, ये भी कॉन्जुगेट सिमेट्री करता है। एनर्जी वाला भी कॉन्जुगेट सिमेट्री ही एग्जिबिट करता है, ठीक है। बिल्कुल देख लो ऊपर था एनर्जी सिग्नल के लिए भी सेम, आर ऑफ टाउ इज इक्वल टू आर स्टार माइनस टाउ, यहाँ पे भी ये सेम है। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ पावर सिग्नल एट टी इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू टोटल पावर ऑफ दैट सिग्नल। सेम ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ एनर्जी सिग्नल इज एट टाउ इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ दैट सिग्नल। और यहाँ पे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ पावर सिग्नल भी आपका क्या है, ओरिजिन के लिए इक्वल हो जाता है टोटल पावर ऑफ दैट सिग्नल के, ठीक है। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ अ पावर सिग्नल इज मैक्सिमम, बिल्कुल वही बात सेम है, उसमें भी सेम थी। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एंड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटीज, ये आपको फिर कुछ डेंसिटीज हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर्स में। अभी तक हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात नहीं की है, जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं शायद ये चीज़ आपको फिर से एक बार बता पाऊंगा वहाँ पे। अब देखो डेंसिटी स्पेक्ट्रम, एनर्जी डेंसिटी स्पेक्ट्रम कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। ये फॉर्मूले से आप एनर्जी डेंसिटी स्पेक्ट्रम कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, कोई क्वेश्चंस आपको ऐसे आएंगे नहीं, लेकिन हाँ जस्ट एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप चाहो तो याद कर लो या नोट डाउन करके रख लो। ऐसे ही आप पावर डेंसिटी स्पेक्ट्रम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। पावर डेंसिटी स्पेक्ट्रम के लिए ये फॉर्मूला है और एनर्जी डेंसिटी स्पेक्ट्रम के लिए ये वाला फॉर्मूला है, आप बस ऐसे ही याद कर सकते हैं। अभी अभी हमने जो पढ़ा था ये आपका ऑटो कोरिलेशन पढ़ा था। अब आप बात कर लेते हैं क्रॉस कोरिलेशन फंक्शन की। क्रॉस कोरिलेशन फंक्शन बेसिकली क्या है, क्रॉस कोरिलेशन इज द मेजर ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन टू डिफरेंट सिग्नल्स, ठीक है। दो डिफरेंट सिग्नल्स की अगर हम लोग सिमिलरिटीज को कंपेयर करते हैं तो वो आपका काम कौन करता है भैया, वो आपका काम क्रॉस कोरिलेशन करता है। अभी हम दो सिग्नल ले रहे हैं, एक x1t और एक x2t है, ठीक है। तो इनके बीच में जो क्रॉस कोरिलेशन है इन दोनों सिग्नल का, दैट इज R12। उस वाले में 1 1 लेते थे क्योंकि दोनों सेम है, इसमें 1 और 2 एक अलग है दूसरा अलग है, इज गिवन बाई, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला है x1 ऑफ टी इंटू x2 ऑफ टी माइनस टाउ डी टी। यहाँ पे माइनस है तो पॉजिटिव शिफ्ट, यहाँ पे प्लस है तो नेगेटिव शिफ्ट, ठीक है। कहीं पे भी अगर शिफ्टिंग के अंदर प्लस है तो आपका नेगेटिव शिफ्ट, शिफ्टिंग के अंदर माइनस आ रहा है जैसे इसके अंदर तो आपका पॉजिटिव शिफ्ट। इफ सिग्नल्स आर कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स की बात कर ले, इफ सिग्नल आर कॉम्प्लेक्स, अगर आपके सिग्नल कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तो जैसे आर 1 2 यहाँ पे कोई एक सिग्नल और दूसरे सिग्नल के साथ हमने क्या किया, क्रॉस कन्वोल्यूशन कर रहे हैं। तब आपके लिए जो निकल के आता है x1 ऑफ टी इंटू x2 स्टार, मतलब ये जो आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ठीक है, x2 स्टार टी माइनस टाउ डी टी। यहाँ पे ये नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव शिफ्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख रहे हो, अगर आप इस तरह से लिखते हो तो नेगेटिव शिफ्ट हो जाता है। और R21 लेते हो तो 2 1 के लिए यहाँ पे 2 पहले आ जाएगा 1 बाद में आएगा, इसी तरह से 2 और 1। और जब इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर आपके आपके R12 जो है R12 और R21 ये कदे भी इक्वल नहीं है, ठीक है, इतना याद रखना, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। क्योंकि क्रॉस कोरिलेशन जो है, क्रॉस कोरिलेशन आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, क्रॉस कोरिलेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों अंतर है, R12 इंटू R21 या फिर R21 इंटू R12, ये कभी भी सेम नहीं होंगे, ये कभी भी सेम नहीं होंगे, ये नॉट इक्वल टू चीजें समझते चलना। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं कोरिलेशन फंक्शन की भी एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स के साथ। बेसिकली आपका ये भी जो है एग्जिबिट्स कॉन्जुगेट सिमेट्री करता है, जितने भी क्रॉस कोरिलेशन भी आपकी कॉन्जुगेट सिमेट्री एग्जिबिट करते हैं एनर्जी सिग्नल के साथ और पावर सिग्नल के साथ। और आपके क्रॉस ऑटो कोरिलेशन भी एनर्जी और पावर सिग्नल के साथ कॉन्जुगेट सिमेट्री आपकी एग्जिबिट करते हैं। ये लाइन आपको पता हो जानी चाहिए। कॉन्जुगेट सिमेट्री का मतलब बेसिकली यही है, R12 इज इक्वल टू R21 स्टार ऑफ, ठीक है ना, R21 ऑफ माइनस टाउ। और वहाँ पे था ये R1 ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू R11 स्टार ऑफ माइनस टाउ, कुछ इस तरह का ही लिखा हुआ है, ठीक है।
अब देखो, क्रॉस कोरिलेशन इज नॉट कम्यूटेटिव लाइक कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन जो था वो कम्यूटेटिव था, लेकिन ये कम्यूटेटिव नहीं है। R12 और R21 दोनों बिल्कुल अलग है। तो ये आपका एक स्टार पॉइंट है कि आपका जो कन्वोल्यूशन है वो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, बस क्रॉस कोरिलेशन जो है ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, ठीक है। अगर देखो R12 ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स, जब R12 ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि x1 ऑफ 2 convolution x2 of t dt is equal to 0, then the two signal are said to be orthogonal। अगर देखो ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है, कौन सी वाली भैया, कि R12 आपका 0 है, ठीक है। इसका मतलब ये, जैसे उसमें क्या होता था, अगर उसमें R ऑफ 0 हो जाता था तो वो बेसिकली ये बताता था कि एनर्जी और पावर सिग्नल वहाँ पे क्या है, मतलब वहाँ पे उस वाली जगह पे आपका मैक्सिमम एनर्जी होता है और मैक्सिमम पावर आप कह सकते हो। तो इस वाले केस में अगर R1 ऑफ 2 ये आपका 0 के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपके जो दो सिग्नल है वो ऑर्थोगोनल कहलाएंगे, ठीक है। अगर दोनों का दो गिवन सीक्वेंसेस का आप क्रॉस कोरिलेशन दो गिवन सीक्वेंसेस का अगर आप क्रॉस कोरिलेशन निकालते हैं और वो इक्वल टू 0 आ जाता है, तो इसका मतलब वो दोनों सिग्नल कैसे हैं, एक दूसरे से ऑर्थोगोनल हैं, ठीक है। पावर सिग्नल की अगर बात करते हैं तो देन द टू सिग्नल आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल। फॉर पावर सिग्नल अगर आपकी लिमिट अप्रोच कर रही है 1/t -t/2 से t/2 x ऑफ t कॉन्जुगेशन, मतलब ये स्टार ऑफ x ऑफ t dt, ठीक है, इस तरह से है। देन द टू सिग्नल्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल। आपके दो सिग्नल्स जो हैं ऑर्थोगोनल कहलाते हैं। आपके दो सिग्नल्स जो हैं ऑर्थोगोनल कहलाते हैं। जस्ट अ मिनट, आई गेस मैंने फॉर्मूला थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है वो। x ऑफ t x स्टार t, ठीक है, इस तरह से ही है वो। अच्छा, इसी तरह से ये x ऑफ t x स्टार ऑफ t dt, ठीक है। देन द टू सिग्नल आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल। क्रॉस कोरिलेशन फंक्शन करस्पॉन्ड्स टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वन सिग्नल टू द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट स्पेक्ट्रम ऑफ द अनदर सिग्नल। ये आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ठीक है, एक सिग्नल और ये दूसरे सिग्नल का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। क्रॉस कोरिलेशन फंक्शन करस्पॉन्ड्स टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वन सिग्नल टू द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ, देखो ये बेसिकली आपका क्या लिखा हुआ है, ये आपका कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सो एक मिनट के लिए मैं समय लूंगा यहाँ पे। अगर सिग्नल्स आपके कॉम्प्लेक्स हैं, सो बेसिकली ये जो थे वो बिल्कुल सही प्रिंट थे। मैंने यहाँ पे आपको ये गलत पढ़ा दिया, मतलब मैंने आपको यहाँ पे जो सिंबल्स थे वो मैंने थोड़े से मिस्टेक कर दिए। मैं सोचा शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन नहीं, एक्चुअल में वो डिनोट करता है आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। चीजें समझते चलना, ठीक है ना। चलो भैया आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये आपका कोरिलेशन थ्योरम जो था, ये आपका बेसिकली क्या था, कोरिलेशन थ्योरम है, ठीक है। क्रॉस कोरिलेशन फंक्शन करस्पॉन्ड्स टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वन सिग्नल। Cross correlation function corresponds to the multiplication of spectrum of one signal to the complex conjugate। ये आपका complex conjugate spectrum of the another signal। और ये जो क्रॉस कोरिलेशन फंक्शन है R12 टाउ, ये करस्पॉन्ड करता है टू दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ये आपके पास एक सिग्नल है और ये दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना, वो बेसिकली करस्पॉन्ड करता है, जो आपका क्रॉस कोरिलेशन है ये क्या करता है, करस्पॉन्ड करता है टू दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वन सिग्नल x1 ऑफ ओमेगा टू दी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ अनदर सिग्नल। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोरिलेशन थ्योरम। आपसे अगर कोई पूछ लेता है कोरिलेशन थ्योरम क्या है भैया, आपको कोरिलेशन थ्योरम क्या कहना है, कि कोरिलेशन थ्योरम आपका बेसिकली करस्पॉन्ड करता है टू दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वन सिग्नल टू दी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ द अदर सिग्नल। तो आप क्या लिखेंगे, आप सीधा लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वन सिग्नल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वन सिग्नल टू दी to the complex conjugate to the complex conjugate of the to the complex conjugate of spectrum of the another signal। आपको ये चीज लिख देनी है सीधा का सीधा, another signal। क्या आप चीजें समझ पा रहे हैं, क्या आप चीजें समझ पा रहे हैं। अब आपका एक आखिर में आखिरी बचता है, दैट इज पार्सेवल्स थ्योरम। पार्सेवल्स थ्योरम क्या होता है, फॉर एनर्जी सिग्नल स्टेट्स दैट टोटल एनर्जी इन अ सिग्नल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्पेक्ट्रम ऑफ द सिग्नल, ठीक है।
पार्सवल थ्योरम ये कहता है कि हम जो है कोई भी गिवन सिग्नल के अंदर, ठीक है, फॉर एनर्जी सिग्नल, पार्सवल थ्योरम ये कहता है फॉर एनर्जी सिग्नल, पार्सवल थ्योरम फॉर एनर्जी सिग्नल, पार्शियल थ्योरम एनर्जी सिग्नल के लिए, पार्शियल थ्योरम एनर्जी सिग्नल के लिए ये कहता है कि जो टोटल एनर्जी है किसी भी सिग्नल के अंदर, हम किसी भी सिग्नल की टोटल एनर्जी को ऑब्टेन कर सकते हैं बाय स्पेक्ट्रम ऑफ द सिग्नल, ठीक है। अगर हम उसके स्पेक्ट्रल को निकाल लें, उसके स्पेक्ट्रम को निकाल लें, तो उसके स्पेक्ट्रम को अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, तो हमको क्या मिल जाएगी, टोटल एनर्जी मिल जाएगी। इफ अ सिग्नल हैज एनर्जी ई, देन टाइम स्केल वर्जन ऑफ दैट सिग्नल एक्स ऑफ ए टी हैज एनर्जी ई बाई ए। आपको ये भी चीज याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी सिग्नल की अगर एनर्जी ई है, किसी भी सिग्नल की एनर्जी ई है, और अगर हम उसी सिग्नल को स्केल कर देते हैं एक्स ऑफ ए टी पे, मान लो एक्स ऑफ टी सिग्नल की एनर्जी ई है, तो अब एक्स ऑफ ए टी सिग्नल की एनर्जी क्या हो जाएगी, जितने स्केलिंग हुई है उससे डिवाइड कर दो, तो वो आपको क्या बेसिकली दे देगा, एनर्जी दे देगा, ठीक है ना, स्केल्ड स्केल्ड सिग्नल की। सो बेसिकली ये जो था, ये हमने यहाँ पे कोरिलेशन एंड कन्वोल्यूशन खत्म किया, और बेसिकली पूरा इंट्रोडक्शन भी सिग्नल एंड सिस्टम का खत्म लगभग हो चुका है। अब जो है प्रॉब्लम्स करेंगे हम, काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी लगाएंगे इसके ऊपर, और इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, साथ में जो पुराने हमारे क्वेश्चन नॉन क्वेश्चन इवन और पीरियडिक अपीरियडिक सभी के क्वेश्चंस को हम एक साथ इकट्ठा करके यहाँ पे लगाएंगे, और जो प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस हैं हम उसके भी क्वेश्चंस अभी लगाने वाले हैं आने वाले वीडियोस के अंदर। तो आप जो है बनी हमारे साथ बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और चैनल को देखते रहिए। साथ में अगर आप भी लग रहा है कि आप भी पढ़ाना चाह रहे हैं इसी तरह जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, और आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, तो बेसिकली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे आप अपना नेम बता दीजिए, एंड लाइक डेफिनेटली वी विल बी कॉलिंग यू। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।